डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने कोलिजन के कुछ बेसिक्स समझे। हमने ये समझा कि कोलिजन चाहे कैसा भी हो, किसी भी कोलिजन में मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड होता है। मोमेंटम इसलिए कंजर्व्ड होता है क्योंकि किसी भी कोलिजन में सिर्फ इंटरनल फोर्सेस ही एक्ट करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। और अगर एक्सटर्नल फोर्स कुछ होता भी है थोड़ा बहुत, तो नेग्लिजिबल होता है डियर स्टूडेंट्स, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। और किसी भी कोलिजन में हम ऐसा मानते हैं कि सिर्फ इंटरनल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और एक्सटर्नल फोर्स वहां पे जीरो होता है। और हमको पता है कि जब भी किसी सिस्टम पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, तो वहां पे उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी कंजर्व्ड होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, कोलिजन जो है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है काइनेटिक एनर्जी के आधार पे। काइनेटिक एनर्जी के आधार पे कोलिजन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, दूसरे को बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, और तीसरे को बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो अगर हम यहां ध्यान से देखें तो तीनों ही कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व्ड है, यानी टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। यहां भी फाइनल और इनिशियल मोमेंटम सेम है, यहां भी फाइनल और इनिशियल मोमेंटम सेम है, यानी कि मोमेंटम तीनों ही केसेस में कंजर्व्ड है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का मामला ऐसा नहीं है। यहां पे हम देख रहे हैं कि यहां जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, यानी टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, यानी कि इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जहां पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है। पर इन इलास्टिक कोलिजन में फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहेगी, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में भी फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहेगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है इसकी चर्चा हम करेंगे डियर स्टूडेंट्स। इस बात को समझने के लिए हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि किसी भी इलास्टिक कोलिजन में देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है, इसीलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम होती है इलास्टिक कोलिजन में। पर इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? इन इलास्टिक कोलिजन में some part of kinetic energy is lost and gets converted in some other forms of energy like heat energy, light energy, deformation potential energy, excitation energy and so on। यानी काइनेटिक एनर्जी में कुछ तो लॉस हो जाता है, और यहां भी वही मामला है। इसी चीज को मैंने यहाँ डॉट डॉट का मतलब है कि यही चीज यहां भी हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, और इनइलास्टिक कोलिजन में भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा ज्यादा लॉस होता है, यहाँ थोड़ा कम लॉस होता है, लेकिन इन दोनों ही केसेस में काइनेटिक एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस होता है। पर इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। तो आओ समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कि व्हाट इज एन इलास्टिक कोलिजन एंड व्हाट इज इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इस ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया, ठीक है, और यहां पर एक सपोज एक दीवार है, एक वॉल है। तो सपोज ये ऑब्जेक्ट ऐसा आया और आके टक्कर खा के वापस चला गया। मान लो ये ऑब्जेक्ट जितने वेलोसिटी से आया था, मान लो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और टक्कर खा के वापस भी 10 मीटर पर सेकेंड से ही जाने लगा, तो ये कैसा कोलिजन होगा? इलास्टिक कोलिजन। क्यों? क्योंकि जितने वेलोसिटी से, जितने स्पीड से वो आया था उतनी ही स्पीड से वापस जा रहे हैं। यानी आने के समय उसके पास मान लो 50 जूल की काइनेटिक एनर्जी थी, टक्कर खा के वापस भी अगर उतने ही स्पीड से जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जाते समय भी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही रही, यानी टोटल इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम।
इसका मतलब ये कोलिजन कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है, जितने से आया था उतने से ही वापस चला गया, कुछ भी लॉस यहाँ काइनेटिक एनर्जी का नहीं हुआ, तो ये है इलास्टिक कोलिजन। अब आओ देखते हैं इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल। जैसे मान लो डिस्टेंस, कोई बॉडी मान लो 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है, तो आ रही है फास्ट, लेकिन टक्कर खा के वापस गई है सपोज 8 मीटर पर सेकंड से। आई थी 10 मीटर पर सेकंड से, लेकिन वापस गई 10 मीटर पर सेकंड, सॉरी आई 10 से लेकिन गई 8 से, यानी आई थी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेके, पर टक्कर के बाद थोड़ी कम काइनेटिक एनर्जी लेके वो वापस जा रही है, स्पीड घट गई, यानी काइनेटिक एनर्जी घट गई आफ्टर कोलिजन। तो ये कैसा कोलिजन हो गया, इनइलास्टिक। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्यों घट गई, क्यों लॉस हो गया काइनेटिक एनर्जी का, क्यों ऐसा हुआ कि आने के समय काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी और जाने के समय काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, ऐसा क्यों हुआ, क्यों की डियर स्टूडेंट्स? कई बार ऐसा होता है कि जब बॉडी का कोलिजन होता है तो टक्कर होती है, और टक्कर के दौरान बॉडी का शेप चेंज हो सकता है, या साउंड क्रिएट होता है। हमको पता है ठक, ऐसा साउंड क्रिएट होता है। साउंड के साथ साथ वहां पे डियर स्टूडेंट्स अगर टक्कर हुई तो टक्कर से लाइट एनर्जी भी निकल सकती है, जैसे कि स्पार्क वगैरह। हमको पता है ना, दो पत्थर को आपस में हम ऐसा मारते तो स्पार्क भी निकलता है, कोलिजन ही नहीं होता तो स्पार्क कैसे निकलता? एक्चुअली फ्रिक्शन भी रिस्पॉन्सिबल है, वहां पे हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है, फिर उसके बाद स्पार्क भी निकल रहा है, तो लाइट एनर्जी भी है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी एनर्जीज इन्वॉल्व हो जाती है वहां पे। तो हम देख रहे हैं कि जब टक्कर हुई और टक्कर होने से मान लो साउंड निकला, तो ये साउंड एनर्जी कहां से आई? ये जो बॉडी अपने साथ काइनेटिक एनर्जी लेके आ रही थी, टक्कर के बाद इसी काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा साउंड एनर्जी के रूप में एमिट हो गया। इसलिए जब वो वापस गई, जैसे मान लो आ रही थी 100 जूल, 100 जूल काइनेटिक एनर्जी लेके ये बॉडी आ रही थी, टक्कर होते ही साउंड एनर्जी के रूप में 10 जूल का लॉस हो गया, तो वापस कितना जूल लेके जाएगा वो? 90 जूल लेके जाएगा, क्योंकि 10 जूल का क्या हो गया, लॉस हो गया ना। किस रूप में लॉस हो गया? साउंड के रूप में लॉस हो गया, यह हो सकता है लाइट के रूप में लॉस हो जाए, यह हो सकता है हीट के रूप में लॉस हो जाए, एंड सो ऑन। तो देखा जाए तो दुनिया में मोस्ट ऑफ द कोलिजन्स जो हैं वो इसी नेचर के होते हैं, इनइलास्टिक, क्योंकि किसी भी कोलिजन में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस तो होता ही है, या तो साउंड के रूप में या किसी भी रूप में, लेकिन कुछ ना कुछ लॉस तो हो ही जाता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द कोलिजन्स आर इनइलास्टिक इन नेचर। ठीक है, कुछ आइडियल कंडीशन है जहां पर तुमको ये देखने को मिलेगा, या कुछ ऐसे खास कंडीशन है जहां तुमको ये देखने को मिलेगा, पर मोस्ट ऑफ द कोलिजन्स आर ऑफ दिस नेचर, इनइलास्टिक इन नेचर। तो हमने अभी अभी एग्जाम्पल देखा, और मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको किसका, इलास्टिक और इनइलास्टिक को डिफरेंशिएट करने के लिए ना मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। तो आप देखते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में क्या हो रहा होता है। तो अभी सपोज डियर स्टूडेंट्स दो बॉडीज इस तरह से आ रही हैं, ठीक है, टू बॉडीज आर कमिंग लाइक दिस, ये इनका इनिशियल शेप है। लेट्स सी क्या हो रहा है। शेप में कोई बदलाव नहीं आया, तो ये कैसा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि कुछ लॉस नहीं हुआ ना, काइनेटिक एनर्जी कुछ लॉस नहीं हुआ। इलास्टिक कोलिजन का मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। दो बॉडीज ऐसे आ रही हैं, क्या हुआ यहां पे, जैसे ही कोलिजन हुआ इनका डिफॉर्मेशन शुरू हुआ, डिफॉर्म होते 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 जितना डिफॉर्म होना था उतना डिफॉर्म हो गई, और उसके बाद रिफॉर्मेशन शुरू हुआ। रिफॉर्मेशन मतलब शेप रीगेन करने का मामला शुरू हुआ। रीगेन करते गए करते गए करते गए करते गए फाइनली पूरा शेप रीगेन कर लिया, और फिर ये अलग अलग हो गए। यानी जो ओरिजिनल शेप था वो ओरिजिनल शेप पूरा का पूरा एग्जैक्टली वापस हासिल कर लिया, कोई परमानेंट चेंज इन शेप नहीं आया, कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आया। तो यहां कोई लॉस नहीं हुआ, जितना कंप्रेस हुआ वापस उतना ही इलोंगेट हो गया और फिर अलग हो गए, इलास्टिक कोलिजन। लेकिन डियर स्टूडेंट्स इनइलास्टिक को समझते हैं, अब हम देख रहे हैं इनइलास्टिक कोलिजन। तो ये दो बॉडीज आ रही हैं इस तरह से, अब इनका कोलिजन यहाँ पे डिफॉर्मेशन शुरू हुआ, डिफॉर्म हो गई, फिर रिफॉर्मेशन शुरू हुआ, अब रिफॉर्मेशन शुरू हुआ है, अरे ये क्या हुआ,
अब थोड़ा फास्ट करके दिखाता हूं। शेप कंप्लीटली रीगेन नहीं कर पाई ये बॉडीज, यानी इनमें कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह गया। इनको होना चाहिए था ऐसा, लेकिन रह गई ऐसी। मतलब इन्होंने शेप रीगेन तो किया पर पूरा नहीं किया, पूरा शेप रीगेन नहीं कर पाए। इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी। देखो जब किसी बॉडी, जैसे मान लो कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींच देते हैं ना तो उसका शेप चेंज हो जाता है। शेप चेंज होने की वजह से जो एनर्जी किसी बॉडी में स्टोर होती है उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, या नहीं तो डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। तो यहाँ वही हो रहा है, यहाँ शेप चेंज, एक परमानेंट शेप चेंज हो गया, एक डिफॉर्मेशन आ गया। जरूरी नहीं है कि हर केस में डिफॉर्मेशन आए ही, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आ जाता है। कभी कभी इतना माइनर डिफॉर्मेशन होता है कि हमें देख के पता नहीं चलता, लेकिन हो जाता है। तो इस कोलिजन में, यानी इनइलास्टिक कोलिजन में, हमारे काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो कई बार डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और इसीलिए लेकर आती हैं बॉडीज ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, लेकिन टक्कर के बाद जो उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो पहले से कम हो जाती है, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है काइनेटिक एनर्जी का, मोस्टली डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो ये एक बात थी। अब और एक एग्जांपल देखते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है स्टूडेंट्स? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में एक एग्जांपल देखिए, आपको समझाता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, सपोज कि ये एक दीवार है, एक बॉडी आई, जिस स्पीड से आई थी उसी स्पीड से वापस चली गई, इलास्टिक कोलिजन। जिस स्पीड से आई थी उससे कम स्पीड से वापस आई, इनइलास्टिक कोलिजन। अब हम देख रहे हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तब एक बॉडी आ रही है इस तरह से, आई 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 आई, चक, चिपक गई। मतलब आई तो थी कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके, लेकिन वापस गई ही नहीं। यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई स्टूडेंट्स? जीरो हो गई। यानी कि वो आके चिपक गई दूसरी बॉडी के साथ, वापस गई ही नहीं। वो आई तो, लेकिन गई नहीं। तो ये कैसा कोलिजन हो गया? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। एक एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ आ जाएगी बात। सपोज ये एक पेड़ है, ठीक है, और मैंने एक बुलेट फायर किया। क्या फायर किया मैंने? एक बुलेट फायर किया। तो डियर फ्रेंड्स, ये बुलेट इस तरह से आ रहा है, और दिस बुलेट इज कमिंग लाइक दिस। चलो यहाँ पेड़ यहाँ है, तो बुलेट ऐसा आ रहा है, बुलेट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, चिक, बुलेट जाके पेड़ में घुस गया, वापस नहीं आ पाया। हाँ जी। तो दोनों बॉडीज की जो फाइनल वेलोसिटी है, यानी ये पेड़ और ये बुलेट, दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेम हो गई। दोनों चिपक गए, दोनों ही जीरो हो गए, दोनों की वेलोसिटी जीरो हो गई, दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम हो गई। तो ये कैसा कोलिजन हो गया? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। समझ आ रही है स्टूडेंट? एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का। तो डियर स्टूडेंट, सपोज कि ये एक बॉडी है और ये एक दूसरी बॉडी है, ठीक है। तो अभी ये बॉडी इस तरह से ऐसे आ रही है, 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 टक्कर हुई। टक्कर होने के बाद दोनों एक साथ चिपक के आगे बढ़ने लगे, चिपक के आगे बढ़ने लगे। याद रखना, दो बॉडीज जब टक्कर के बाद चिपक जाती है ना, सिंपल शब्दों में, दो बॉडीज टक्कर के बाद चिपक जाए आपस में, या तो चिपक के रेस्ट पे आ जाए या चिपक के साथ आगे बढ़ने लगे, तो वो कोलिजन कैसा कहलाएगा? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहलाएगा। यानी जो फाइनल वेलोसिटी है वो पूरे सिस्टम की कॉमन हो जाती है, और कॉमन वेलोसिटी के साथ वो आगे बढ़ने लगते हैं, या कॉमन वेलोसिटी के साथ वो रेस्ट पे रहते हैं। दोनों की वेलोसिटी कॉमन है यानी जीरो है, या दोनों की वेलोसिटी कॉमन है और आगे 10 मीटर पर सेकंड से या 5 मीटर पर सेकंड से एक पर्टिकुलर वैल्यू से आगे ये बढ़ने लगते हैं। एज ए सिस्टम, एज ए होल, ये आगे बढ़ने लगते हैं। समझ आई डियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे कुछ और बातें मैं आपको बताता हूँ। ये अभी आखिरी के ये पॉइंट्स मैंने आपको नहीं एक्सप्लेन किए, उसी पे हम अभी आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया जिसको हम बोलते हैं, एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या था न्यूटन का लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन? आओ समझते हैं। तो ये लॉ कहता है कि किसी भी एक कोलिजन के लिए
दो बॉडीज जब आपस में टकराती हैं तो उनके रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, उनका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का जो रेशियो होता है एक गिवन पेयर ऑफ बॉडीज के लिए, एक गिवन पेयर ऑफ बॉडीज के लिए जब कोलिजन होता है तो उनके लिए ये जो रेशियो है, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है एक गिवन पेयर ऑफ बॉडीज के लिए, और इसी रेशियो को नाम दिया गया ई। ई यानी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये उसको नाम दिया गया है। यानी अगर सिंबॉलिकली इसको हम लिखें तो सिंबॉलिकली वो ऐसा हो जाता है, E इज इक्वल टू वी सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। डियर स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक कांस्टेंट है, यानी एक गिवन पेयर ऑफ बॉडी के लिए उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। जैसे मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक गिवन पेयर ऑफ बॉडी के लिए कांस्टेंट होती है, या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की हमने बात की थी म्यू, वो भी एक गिवन पेयर ऑफ मटेरियल्स के लिए क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो वैसे ये ई भी है, ठीक है। अभी ई जो है वो एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ऊपर भी वेलोसिटी है और नीचे भी वेलोसिटी है, ऊपर भी रिलेटिव वेलोसिटी, नीचे भी रिलेटिव वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकंड कैंसिल आउट हो गया, तो वो एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन जाती है। इसके बारे में कुछ और बातें हम करते हैं। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जब दो बॉडीज एक दूसरे के पास आ रही होती हैं, क्या ऐसा पीछा कर रही हूँ एक दूसरे का, या ऐसे आ रही हूँ, तो जिस रिलेटिव वेलोसिटी से एक दूसरे के पास आती हैं उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और टक्कर खाने के बाद जिस रिलेटिव वेलोसिटी से दोनों सेपरेट आउट होती हैं उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। अगर मान लो ये बॉडी रेस्ट पे है तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है और ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें कि इलास्टिक कोलिजन में डियर स्टूडेंट्स वी सेपरेशन और वी अप्रोच सेम होता है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सेम होता है, क्योंकि जितने वेलोसिटी से वो आती है उतनी वेलोसिटी से वापस चली जाती है। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स अभी ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म सेम है तो वो कट जाएगा। देखो, अगर ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। यानी कि स्मॉल ई की वैल्यू जो है वो इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होती है, 1 होती है। ये बात समझ में आई, ठीक है। और अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स इन इलास्टिक कोलिजन की, तो इन इलास्टिक कोलिजन में वी सेपरेशन कम होता है, वी अप्रोच ज्यादा होता है। अप्रोच ज्यादा है यानी पास वो ज्यादा वेलोसिटी से आ रही है, पास ज्यादा वेलोसिटी से आ रही है और वापस कम वेलोसिटी से जा रही है, यानी अप्रोच ज्यादा है और सेपरेशन कम है। तो जाहिर सी बात है, अगर तो नीचे वाला बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है तो फिर ये रेशियो 1 से छोटा हो जाएगा ना, ये रेशियो क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देखिए बताता हूँ। सपोज वी सेपरेशन जो है वो 5 है और वी अप्रोच जो है वो 10 है। ये 10 मीटर पर सेकेंड है और ये 5 मीटर पर सेकेंड है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 0.5 जो कि 1 से छोटा है। तो याद रखना कि जो इन इलास्टिक कोलिजन है उसके लिए जो ई की वैल्यू है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी, ठीक है, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है। तो ध्यान रखो कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में वी सेपरेशन जो है वो 0 होता है। क्यों भाई? क्योंकि दोनों बॉडीज आपस में चिपक गई है ना। अगर ये रेस्ट पे और ये भी आके टकरा के रुक गया तो अप्रोच तो है लेकिन सेपरेशन तो हो ही नहीं रहा ना। या मान लो ऐसा हुआ, या इन सभी केसेस में वो टक्कर खाने के बाद सेपरेट हो ही नहीं रही है। तो अगर टक्कर खाने के बाद सेपरेट हो ही नहीं रही है तो इसका मतलब है कि किसी भी टाइप के परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में वी सेपरेशन हमेशा 0 रहेगा
वी अप्रोच तो रहेगा पर वी सेपरेशन 0 रहेगा। तो अगर ये ऊपर वाला टर्म मैं 0 कर दूं तो ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। तो ई की वैल्यू यहाँ हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो पता चला कि इलास्टिक कोलिजन के लिए ई हमेशा 1 होता है और परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए ई हमेशा 0 होता है। और जो इन इलास्टिक कोलिजन है उसका जो ई है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। याद रखना कि ये स्मॉल ई की वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं हम। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से भी आपको समझा देता हूं डियर स्टूडेंट्स। पहले आप यहां तक कॉपी कर लें, फिर हम कुछ आगे और बातें करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मान लो कि दो बॉडीज हैं। ये एक बॉडी है जिसका मास m1 है और ये इधर आगे बढ़ रही है u1 वेलोसिटी से, और ये दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है और ये इधर आगे बढ़ रही है u2 वेलोसिटी से, सच दैट u1 बड़ा है और u2 छोटा है। ऐसा होगा ना तभी तो पीछे वाली बॉडी जाके आगे वाले को हिट कर पाएगी, वरना हिट नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये मैंने बताया बिफोर कोलिजन। ठीक है, अब इनके बीच में टक्कर हुई और टक्कर होने के बाद इनकी वेलोसिटीज बदल गई, और टक्कर होने के बाद मान लो इसकी वेलोसिटी जो है, इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और टक्कर होने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v2। तो ये है आफ्टर कोलिजन, ये है आफ्टर कोलिजन, ये है बिफोर कोलिजन और ये है आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो मतलब ये कुछ ऐसा हो रहा है कि ये ठीक है, टक्कर से पहले भी दोनों सेम दिशा में मूव कर रहे हैं, टक्कर के बाद भी सेम दिशा में ही मूव कर रहे हैं, लेकिन वेलोसिटी बदल गई। जाहिर सी बात है टक्कर खाने के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इसकी घट जाएगी। पहले इसकी ज्यादा थी, उसकी कम थी, बाद में इसकी कम हो गई, उसकी ज्यादा हो गई, क्योंकि इसने अपनी वेलोसिटी को उसको ट्रांसफर किया ना, अपना मोमेंटम उसको ट्रांसफर किया। तो जाहिर सी बात है कि टक्कर से पहले इसकी ज्यादा उसकी कम, टक्कर के बाद उसकी ज्यादा इसकी कम वेलोसिटी हो जाएगी। तो अब अगर यहाँ पे हमें ई लिखना है, ई यानी क्या, ई यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा डिस्टेंस, v2 माइनस v1। मैं ऐसे लिख रहा हूँ v सेपरेशन अपॉन v अप्रोच, और इसको मैं लिख रहा हूँ v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। अप्रोच के लिए ऊपर वाला और सेपरेशन के लिए नीचे वाला। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है डिस्टेंस कि रिलेटिव वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है, va माइनस vb होता है ना, या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या होता है, v1 माइनस v2 होता है ना। अब मैं यहाँ कहना ये चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि ये जनरल फॉर्मूला है रिलेटिव वेलोसिटी। अब यहाँ पे va और vb की वैल्यूज हमको साइन के साथ पुटअप करनी है। यहाँ जो भी वैल्यूज है वो साइन के साथ पुटअप करनी है, या तो वो ऐड होंगे आपस में या वो सब्ट्रैक्ट होंगे, डिपेंडिंग कि वो सेम दिशा में है या ऑपोजिट दिशा में है, या सेम दिशा में है, सेम दिशा में, या ऑपोजिट दिशा में, ऑपोजिट दिशा में, कैसे है वो, उसके आधार पे हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जनरल फॉर्मूला तो यही होता है ना। तो वही जनरल फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा है, वी सेपरेशन का जनरल फॉर्मूला और वी अप्रोच का जनरल फॉर्मूला। अब आप बोलेंगे कि सर नीचे तो ठीक है u1 माइनस u2, पर ऊपर उल्टा क्यों लिखा है, v2 माइनस v1 क्यों लिखा है, v1 माइनस v2 क्यों नहीं लिखा है। वो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्मॉल ई की वैल्यू जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव होती है, इसीलिए मैंने ऊपर भी बड़ा माइनस छोटा लिखा है और नीचे भी बड़ा माइनस छोटा लिखा है। देखो यहाँ ये बड़ा है और ये छोटा है तो बड़ा माइनस छोटा, और ऊपर में ये बड़ा है और वो छोटा है तो बड़ा माइनस छोटा, है ना, बड़ा माइनस छोटा अपन बड़ा माइनस छोटा। तो मैं ऐसा ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें ई की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव चाहिए, इसीलिए मैंने इस तरह से लिखा है। तो यही उसका लिखने का मेथड है कि आपको हमेशा बड़ा माइनस छोटा अपॉन बड़ा माइनस छोटा लिखना है, सच दैट ये इसका मैग्नीट्यूड निकल के आ जाए, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू निकल के आ जाए। तो यही है हमारा वी सेपरेशन अपॉन वी अप्रोच को अप्लाई करने का मेथड। तो इस बात को आप ध्यान में रखें, ये फॉर्मूला हम बार बार यूज करेंगे। अभी आगे चल के अपने अगले लेक्चर में हम डेरिवेशन भी देखने वाले हैं इलास्टिक कोलिजन के लिए और इन इलास्टिक कोलिजन के लिए, तो उसमें भी ये काम आएगा, न्यूमेरिकल्स में भी ये काम आता है आपको बार बार। तो इसको बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखना है, फॉर्मूला सारे आपको अच्छे से याद करने हैं। कोलिजन में बहुत सारे फॉर्मूला है, सब मैं आपको दूंगा, सब आपको अच्छी तरह से याद करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना बस करते हैं, ये आप अच्छे से कर लें, और नेक्स्ट लेक्चर
के बाद आप प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं कोलिजन के। अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे आपसे, मैं नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मूला वगैरह दूंगा, तो उसके बाद फिर आप आराम से प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट रहे तो आप ग्रुप में पूछें। आज के लिए इतना बस करते हैं, ओवर एंड आउट।